This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम PSX हॉटलाइन और मैं हूं आपका होस्ट सैयद रज़ी। नाज़रीन, आमतौर पर ये प्रोग्राम जो हमारे साथी एंकर रोहेल इंतखाब करते हैं, लेकिन आज ये ज़िम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला मैं बेहतर कुछ जो चीज़ें आपको बता सकूंगा। और इसी हवाले से बात करते हैं। सब में पहले बात करेंगे PSX 100 इंडेक्स की, जिसमें जो है नाज़रीन आज हमने थोड़ा इजाफा देखने में आया है। 49.93 पॉइंट्स का जो है वो इजाफा देखा गया है PSX 100 इंडेक्स में, और 42,999 की सतह पर जो है वो इंडेक्स बंद हुआ है। और अगर बात की जाए 30 इंडेक्स की, तो 30 इंडेक्स में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। 23.88 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। और ऑल शेयर्स इंडेक्स की अगर बात की जाए तो वो सतह पे हैं 29,724 की, और इसमें 21.02 पॉइंट्स का जो है वो इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। नाज़रीन, इसके बाद अभी बात करते हैं हम कंपनीज़ की, और कंपनीज़ में जो है वो टोटल 393 कंपनीज़ में से जो है वो एडवांस जो इजाफा हुआ है वो है 217 कंपनीज़ के शेयर्स में, जबकि कमी देखने में आई है 164 कंपनीज़ के शेयर्स में, और 12 कंपनीज़ के शेयर्स जो थे उनमें कोई कमी बेशी देखने में नहीं आई। उनकी वही सतह थी जिस पर वो खुले थे आज। और इसके अलावा जो है वो अगर बात की जाए वॉल्यूम के हवाले से, तो वॉल्यूम की बात करते हैं। 30 इंडेक्स जो है वो इस वक्त जो है वो 75 जो है वो 27 पर मौजूद है। नाज़रीन, इस वक्त आपको बताएं कि वॉल्यूम्स के हवाले से जो है वो KSE 100 इंडेक्स जो है वो 149.09 पॉइंट्स का जो है वो इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मिलियन शेयर्स का कारोबार हुआ, जबकि KSE 30 इंडेक्स में जो है वो 75.27 मिलियन शेयर्स का जो है वो कारोबार देखा गया। और इसके अलावा अगर बात की जाए नाज़रीन आज के वॉल्यूम लीडर्स, टॉप वॉल्यूम लीडर्स आज के कौन रहे, तो उसमें एमटेक्स लिमिटेड रहा है जिसमें 28.32% शेयर्स का कारोबार जो है वो देखने में आया। इसके अलावा मीडिया टाइम्स लिमिटेड का शेयर जो है उसमें 23.37 मिलियन शेयर्स जो है वो वॉल्यूम्स रिकॉर्ड किए गए, जबकि SSGC की अगर बात की जाए तो उसमें 23.15% जो है वो वॉल्यूम्स का जो है वो कारोबार देखने में आया, जबकि बैंक ऑफ पंजाब में भी 22.17 और एसगार्ड 9 में 22.13 वॉल्यूम्स शेयर्स जो हैं वो देखने में आए। और अगर बात की जाए टॉप गेनर्स की आज मार्केट के, तो उसमें सर फहरिस्त है वाहिद पाक लिमिटेड जिसमें 66.23 रुपये का जो है वो इजाफा देखने में आया, चेंज आया। इसके अलावा सर्विस इंडस्ट्री में भी इजाफा देखने में आया है और 61.64 रुपये का जो है वो इजाफा देखने में आया, जबकि सनोफी एवेंटिस में भी इजाफा हुआ है और वो इजाफा है 57 पॉइंट्स का, जबकि हीनो पाक मोटर्स में भी 49.25 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा अगर कॉलगेट पामोलिव की बात की जाए तो 49 पॉइंट्स का इजाफा देखने में आया कॉलगेट पामोलिव के शेयर के अंदर, जबकि टॉप लूज़र्स की मार्केट की जो है हम बात करते हैं तो टॉप लूज़र्स में हमने देखा है कि रफान मेज़ में जो कमी देखने में आई है 140 रुपये की, जबकि फ़िलिप मॉरिस पाकिस्तान में जो है 86.35 रुपये की जो है वो कमी देखने में आई है। इसके अलावा एक्साइड पार्क में जो है वो 16.41 रुपये की कमी देखने में आई। इसके अलावा मरी ब्रेवरी जो है वो उसमें 16.31 रुपीज़ की जो है वो कमी देखने में आई। इसके अलावा एयरक्रोमा पार्क जो है उसमें भी कमी देखने में आई। इसी तमाम तर चीज़ों के ऊपर जो है बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बिज़नेस एनालिस्ट तारिक खान जावेद साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपने बिज़नेस प्लस के लिए वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। तारिक साहब, किस तरह देख रहे हैं आज मार्केट में काफ़ी उतार चढ़ाव जो है वो देखने में आया। सुबह देखा हमने कि कमी रही, फिर इजाफा देखने में आया, उसके बाद जो है बतदरीज इजाफा देखने में आया और बंद हुआ इंडेक्स जो है वो 49 पॉइंट्स के इजाफे आज के जो रजी ये जो था ना, ये आज के लिए मैं समझता हूँ जो डे ट्रेडर्स होते हैं ना, जो हर थोड़ा देर पे ख़रीदते हैं बेचते हैं, उनके लिए इससे अच्छा दिन हो ही नहीं सकता था कि मार्केट बढ़ी और उसके बाद घटी। जब घटी तो बढ़ी तो बेच दिया, और जब घटी तो फिर ख़रीद लिया, फिर बढ़ गई फिर बेच दिया, फिर नीचे आई फिर ख़रीद लिया, और इस तरह से उन्होंने आज कोई 4-5 राउंड मारे एंड दे हैव मेड गुड मनी टुडे एंड स्टिल मार्केट इज़ पॉजिटिव विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग। नॉर्मली सेकंड हाफ में होता है ये बिहेवियर। नॉर्मली फर्स्ट हाफ में जो है ना आस्ते आस्ते बढ़ के एक लेवल पे आ जाती है मार्केट। सेकंड हाफ में जैसे ही खुलता है ना, थोड़ा देर ऊपर नीचे एकदम से धाड़ नीचे होती है कि जब आखिरी वक्त होता है ना जाने के, लोग कहते हैं पता नहीं मंडे को क्या हो। तो आज ही जो भी 1 in the hand is better than 2 in the bush वाली बात होती है।
तो आमतौर से गिरती है, लेकिन आज का बिहेवियर बड़ा डिफरेंट रहा है एंड इट इंडिकेट्स काफी उतार चढ़ाव देखने में आया। मतलब शुरू में इजाफा देखा, फिर हमने कमी देखी, एक पीक, दो पीक, तीन पीक हमने देखा। 3 बजे के वक्त के दौरान जो है वो फिर कमी हो गई थी थोड़ी बहुत, लेकिन फिर एंड में जो है वो इजाफे पे जो है वो बंद हुआ है PSX 100। ये देखिए ना, तकरीबन 4 बजे -24 पे थी और क्लोजिंग पे 58 प्लस हो गई जो भी हुई। तो आखिरी दिन की वजह से इसमें थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई। फ्राइडे फैक्टर इसको हम कहते हैं कि आमतौर से इसका पूरे मार्केट से या दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं होता। बहुत बड़ी तादाद में लोग इसको एज ए तजारत काम करते हैं शेयर्स की, वो हर मिनट पे ख़रीदते हैं, बेचते हैं, वो कंप्यूटर से चिपके बैठे होते हैं और वो किसी में कमाते हैं, किसी में गंवाते हैं। तो आमतौर से अगर मार्केट ऐसी सीधे ऊपर जा रही है तो उनको उस पर कोई फ़ायदा वादा नहीं होता, लेकिन अगर जब मार्केट फ्लक्चुएट करती है ना तो उनके लिए बड़ा प्रॉफिटेबल डे होता है, दे मेक सम मनी। तो उनका रोल फ्राइडे को बड़ा नुमाया हो जाता है। अदरवाइज़ अगर आप बात करें, मार्केट स्लोली एंड ग्रेजुअली ऊपर ही जा रही है, आप देख ही रहे हैं। और इस पे सोशल मीडिया में मेरी 1-2 लोगों से कल से बड़ी बहस चली जब मैंने लिख दिया कि भाई पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट रिमार्केबल स्टॉक मार्केट है कि 5000 से बढ़ते बढ़ते 43 के करीब आ गई। अच्छा, एक चीज़ और रज़ी है कि आपने देखा कि आज भी 43 को टच किया, नीचे आया, टच किया, नीचे आया, बिल्कुल ऊपर नीचे होता रहा है काफ़ी दफ़ा जो है वो देखने में आया। 43 है ना, ये बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल बैरियर है। अच्छा, लोगों ने कुछ ने तय किया हुआ कि 43 तो क्रॉस करनी नहीं देंगे, क्योंकि उनका ये कहना है कि ये मार्केट जाली है, ये आर्टिफिशियल है, ये तारिक खान जो बकता है। हम तो देख रहे थे कि जब CPEC के हवाले से गुफ्तगू चल रही थी, बात चल रही थी इस तमाम तर प्रोजेक्ट्स के ऊपर, तो मार्केट जो है वो इससे आगे भी गई थी। तो मतलब ये वजूहात क्या है? वो एक माइंडसेट है जो नेगेटिव है। वो कहता है कि ये जो सब कुछ है ये सब ड्रामा है, झूठ है, ये CPEC भी झूठ है, सब चीज़ झूठ है, मईशत तो तबाह हो गई है, ये हो गया, वो गया। ये जो कम पढ़े लिखे लोग हैं जिनको इकनॉमिक्स पे कोई ख़ास वो नहीं, इकनॉमिक हिस्ट्री वो जानते हैं, तो वो इस तरह की बातें करते हैं और कंफ्यूज लोग हैं वो, मगर वो मार्केट को हिला देते हैं ऐसी बात करके। अभी पिछले दिनों हमारे यहाँ अली के शो में, कोई 2 बजे वाले शो में कोई साहब आए, अपने आप को बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल बन रहे थे, उन्होंने कहा कि जनवरी में तो मार्केट ख़त्म है। तो फिर आप वही हाल हो जाएगा। इस तरह जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस जो है वो तो शेक होता है, थोड़ा बहुत होता है ना। लोग, आम आदमी तो बिल्कुल ही डर जाता है ना। हाँ, जो वेल इन्फॉर्म्ड है, जो बड़ी पिक्चर को जानता है और बड़ी पिक्चर पे ईमान रखता है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आम आदमी तो आम आदमी होता है, वो डर जाता है, फ़ौरन बेच देता है उसको इतना। अच्छा, अगर आप हाउस में बैठे हो ना रज़ी, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, कभी आप फारिग वक्त में जाके आप बैठिएगा तो आप देखेंगे वहाँ बड़े बड़े ड्रामे होते हैं। नूरा कुश्ती समझते हैं क्या होता है? बिल्कुल बिल्कुल, झूठा खेल होता है। आप जैसे वहाँ पे 50 आदमी बैठे हुए ना, उसमें 4 उनके मोल बैठे हुए हैं, ठीक, दिखने में बड़े वो सेट वेट लगेंगे, अच्छे सूट वूट पहन के बैठे हुए, और ले लो मेरे लिए 50,000 शेयर। उसने धड़ से एक्चुअली कुछ नहीं लिया गया, और बेच दो 1 लाख, इस तरह के नारे लगाते रहते हैं। अच्छा, वो पैनिक क्रिएट करते हैं या इफोरिया क्रिएट करते हैं? मतलब इस पैनिक क्रिएट करने से मार्केट एकदम इतना उतार चढ़ाव देखने में क्यों आता है? देखिए ना, अगर 4 आदमी ने एकदम से कहा कि जी ये शेयर तो ख़त्म हो गया, इसको बेचो, ठीक है, और वो मुंह से चीख के बोला 1 लाख बेच दो, कह रहा 2 लाख बेच दो, आपके पास भी वो थोड़ा सा 2000 शेयर है, आपके तो दिल बैठना शुरू हो गया, यार सब बेच रहा, मैं भी बेच दूँ। उसका मकसद ये है कि भिजवाए आपसे, आपका 2000। अगर तमाम ही लोग शेयर बेच रहे हैं कोई, तो उस वक्त वो होल्ड करके क्यों क्या करेगा? क्योंकि तमाम लोग अगर बेच रहे होंगे तो कभी देखने में जाहिर है वो गिर जाएगा वो। लेकिन वो एक्चुअली सेल नहीं है, वो तो ऐसे ड्रामा कर रहा है। एक्चुअली वो कोई इंटर भी नहीं हुआ सेल, लेकिन उस हॉल में आपको लगेगा कि माहौल ख़राब हो गया, आप बेच देंगे। मकसद यही कि आपके पास आपने जो सैलरी से बचा के, सिनेमा नहीं देख के, थोड़ा सा पैदल चल के जो आपने रज़ी साहब ने पैसे जमा किए थे और उससे 2000 शेयर ख़रीद लिए थे, वो लिए थे तो 4000 में आज उसकी कीमत 6000 है। उसको बहुत तकलीफ़ है कि रज़ी को 6000 क्यों मिल गए, अब इससे छीनो। और ये ड्रामा करके आपसे 3000 में वो शेयर बिकवा दिया, आपका 1000 का नुकसान हो गया। अब आप गए शाम को महफिल में अपने दोस्तों, यार ये बड़ा जुआ खाना है ये शेयर, कभी नहीं जाना, मैंने 4000 लगाया, मुझे 3000 मिल गए। अब वो बात फैलती चली गई, आप लोगों ने कभी अच्छा ये बताएं तारिक साहब, कता कलामी माफ़, जब फॉरेन इन्वेस्टर्स का भी कॉन्फिडेंस जाहिर सी बात है अगर शेक होगा, जाहिर सी बात है अगर लोकल मार्केट के लोग जो हैं वो इन्वेस्टमेंट जो है वो निकाल लेंगे मार्केट से बाहर, तो हम देखेंगे फॉरेन इन्वेस्टर्स फिर क्यों करेंगे, उन्हें क्या मिलेगा उस मार्केट के अंदर से? इस सिलसिले में आपको बताता चलूँ कि इस वक्त फॉरेन इन्वेस्टमेंट के हवाले से मामला बड़े ख़राब हैं। कल भी उन्होंने 5 मिलियन का शेयर बेचा और 9 तारीख से कि अब तक 97 मिलियन शेयर बेच चुके हैं वो।
उसकी वजूहत कुछ और हैं, यहाँ लोकल मार्केट से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, वो इंटरनेशनल सिचुएशन है कि आपको पता है कि ये लोग एलोकेट करते हैं लेकिन एंड ऑफ द डे तो पाकिस्तान की मईशत पर असर पड़ेगा ना। देखिए, डिस्पाइट द फैक्ट कि 9 तारीख से लेके अब तक 97 मिलियन डॉलर निकल गए, हमारी शेयर मार्केट तो बढ़ी। अगर आप पूरे हफ्ते की सिचुएशन देख लें तो हमारी शेयर की मार्केट तो बढ़ रही है। आपने पूरे हफ्ते की बात की तो पूरे हफ्ते का एक ओवरव्यू भी बताता चलूँ मैं आपको। बात की जाए मंडे की तो 114 पॉइंट्स का इजाफा देखने में आया था मार्केट में, जबकि ट्यूसडे के रोज़ जो है वो 192.54 पॉइंट्स का इजाफा देखने में आया। इसके अलावा वेडनेसडे को 269, इसके बाद थर्सडे को 48 और फिर आज फ्राइडे को भी इजाफा देखने में आया तकरीबन 49 पॉइंट्स का। तो मतलब ओवरऑल जो है वो अच्छी सिमत में अगर आज इस हफ्ते की सिर्फ बात की जाए ना, इस हफ्ते की, तो आज 5 बिलियन, कल उन्होंने शायद 7 मिलियन बेचा था, इस तरह से करके 20-22 बिलियन तो इस हफ्ते में बेचा है। जब ये आप इजाफे बता रहे हैं, ये जाहिर करता है कि एक तरफ फॉरेनर्स हैं जो अपने बता दो उसका फैक्टर क्या है। फॉरेनर्स के पास बहुत ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर, ये तो हमारी टोटल जो मार्केट है ना वो कुछ भी नहीं है। यहाँ उनका 6 बिलियन लगा हुआ है, ज़्यादा रकम ही नहीं है। तो हज़ारों ट्रिलियन में से 6 बिलियन की क्या वैल्यू है। हाँ, अब ये पिछले दिनों ये हुआ था कि अमेरिका की इकॉनमी बड़ी डाउन थी, वहाँ इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो गया था, तो बहुत बड़ी तादाद में जो वो अमेरिकन फ़ंड था ना, जो पैसा आमतौर से अमेरिका में लगता है, वो निकल के आ गया था पूरी दुनिया में, इमर्जिंग मार्केट में, फ्रंटियर मार्केट में, जिसमें हम लोग शामिल हैं। अब जब से ये डोनाल्ड ट्रंप आया, तो पहले तो आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कितनी खदशात थे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब लोगों को ये लग रहा है कि वो तो कह रहा है कि अमेरिकन कंपनियों को बचाना है। आपने देखा कि एक कंपनी है जॉन डियर, जो कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल, उसका शेयर हर दूसरे दिन 10% बढ़ना शुरू हो गया। इसी तरह उसने कैरियर वालों को कहा कि आप किधर लेके जा रहे हो भाई फैक्ट्री, क्यों लेके जा रहे हो। लेकिन अभी आपको ये बताता चलूँ कि गुज़िश्ता रोज़ जो है वो बरतानवी वज़ीर ख़ारजा भी पाकिस्तान के दौरे पे हैं और उन्होंने मुख्तलिफ शोबों में जो है वो कहा है कि ताउन करेंगे। हम क्या कहेंगे? देखिए, ताउन के लिए सभी तैयार हैं, जबकि मईशत आपकी स्ट्रॉन्ग है और यहाँ सब कंपनियों को फ़ायदा नज़र आ रहा है। अभी एक टर्किश कंपनी आई है, वो जो हमारे बहुत मशहूर ब्रांड है, इसका इश्तहार भी बहुत आता है, डॉलर्स को उसने ख़रीद लिया $243 मिलियन में, 51% शेयर। जब उससे पूछा गया कि भाई क्यों, कहने लगा देखिए 19 कंट्रीज़ में हम काम करते हैं, जिसमें ब्रिटेन भी शामिल है, ठीक है, यूरोप के बहुत, लेकिन जो हमें पोटेंशियल पाकिस्तान में नज़र आता है, जहाँ पे उसने 185 मिलियन की बात की है, यंग पॉपुलेशन है, लोगों की शादियाँ हो रही हैं आप जैसे लोगों की, तो फ्रिज चाहिए ना। अब अगर एक बूढ़ा कपल जो है वो 90 साल का हो गया, एक ही फ्रिज चलाया जा रहा है वो 30 साल से, तो फ्रिज तो नहीं बिकेगा ना। फ्रिज तो वहाँ बिकेगा जहाँ जवान लोग शादी करेंगे, तो एक हम घर बनाएंगे तो फ्रिज बिकेगा। तो उसने कहा सारा पोटेंशियल तो यहाँ, इसलिए हम आ गए। तो यहाँ बहुत पोटेंशियल है, ब्रिटिश भी आ रहे हैं, टर्किश भी आ रहे हैं। अब एक अमेरिकन कंपनी विटॉल ने बड़ी इन्वेस्टमेंट की है पाकिस्तान में ऑयल सेक्टर में। तो यहाँ पे ग्रोथ है, यहाँ पे प्रोस्पेरिटी है, ग्रोइंग प्रोस्पेरिटी है। आज ही मैं एक ख़बर देख रहा था, आपके पास भी होगा, कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में इजाफा हुआ है 2.2% का इन फर्स्ट क्वार्टर 3 महीने में। और अगर पिछले साल की निस्बत देखा जाए इन सितंबर, तो 1.9% ओवर द कॉरस्पॉन्डिंग मंथ ऑफ द लास्ट ईयर। देखिए 1.9 इंटू 4 एग्जैक्टली 2.2 इंटू 4 8.8% ग्रोथ बहुत बड़ी ग्रोथ मानी जाती है दुनिया में। वेस्ट में तो एक परसेंट, आधा परसेंट, काफ़ी बेहतर नतायज हैं, काफ़ी बेहतर नतायज हैं। इसी तरह अगर आप कंस्ट्रक्शन की तरफ चले जाएँ, बहुत बेहतर नतायज हैं, वहाँ तो शायद 12-13% की ग्रोथ है। अभी जो हम लोग सफ़र कर रहे हैं, सबको बात पता है कि हमने कॉटन की प्रोडक्शन हमारी 1/3 कम हुई, उससे हमें तकलीफ़ है एग्रीकल्चर साइड पे। हमारी ओवरऑल एग्रीकल्चर परफॉर्मेंस वीक है ड्यू टू कॉटन डिक्लाइन, अदरवाइज इकोनॉमी इज़ डूइंग फाइन। और यही वजह है कि ये मार्केट सस्टेन कर रही है इस लेवल पे कि अगर कंस्ट्रक्शन, आप सोचे रजी, अगर कंस्ट्रक्शन होगी तो सीमेंट भी चाहिए, बजरी भी चाहिए, लोहा भी चाहिए, दरवाजे भी चाहिए, खिड़की भी चाहिए, पंखा भी चाहिए, सब चाहिए। जबकि हम एक ज़राई मुल्क कहलाते हैं, फिर भी नहीं, लेकिन जब कंस्ट्रक्शन होती है तो ये सारी चीज़ें इस्तेमाल होती है ना। कम से कम 200 इंडस्ट्री चलती है कंस्ट्रक्शन से, ठीक, कील से लेके रस्सी तक चाहिए होगा, वो तो इंडस्ट्रीज़ की डिफरेंस है ना, इसमें ये हर चीज़ इस्तेमाल करता है ना। तो जब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आपकी बहुत ऊपर जा रही है तो आपकी डिमांड तो हर चीज़ की बढ़ रही है। इसी तरह अगर आपकी इंडस्ट्री बढ़ रही है तो इंडस्ट्री भी तो हर चीज़ को कंज्यूम करती है ना, सारे मटेरियल को, इसलिए आपकी मईशत अच्छी चलिए। ठीक है, एग्रीकल्चर में थोड़ी सी वीकनेस है, उसकी वजूहत भी हमें पता है, मगर
यही वजह है कि दुनिया अट्रैक्ट हो रही है, पाकिस्तान में आ रही है, मार्केट सस्टेन कर रही है। अगर आप मुझे ट्विटर पे या फेसबुक पे फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे आज सुबह से एक बड़ी ज़बरदस्त डिबेट मेरी चली है। मैं तो समझा कोई बहुत ही बड़ा वो आ गया है इंटेलेक्चुअल और मुझे कुछ पढ़ा के जाएगा। तो उन्होंने ये लिखा, कल मैंने एक तारीफ़ी ट्वीट लिखा कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जो है ना वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है, जो 5000 से बढ़ के 43 पे आ गई 2009 से लेकर। ठीक है। और आगे मैंने लिखा कि कंसिस्टेंट ग्रोथ सिंस 2009 जो है ऐसा हिस्ट्री में बहुत कम देखा गया है। तो उसको उन्होंने क्रिटिसाइज़ भी नहीं किया मगर इनडायरेक्टली उन्होंने हिट किया मुझे। उन्होंने ये लिखा कि जब आप K2 पे चढ़ते हैं ना तो वो आसान होता है, K2 पे तो चढ़ जाते हैं लोग, उतरते वक्त ज़्यादा मौत होती है। उनका इम्प्लीकेशन ये था कि चढ़ तो गई है, अब ये गिरेगी, जब गिरेगी तो बहुत सारे लोग तबाह हो जाएंगे इसमें। क्यों लोग कह रहे हैं कि गिरेगी? मतलब ये हम कंसिस्टेंटली जो है वो सुनते आ रहे हैं, मुख्तलिफ जो है वो बहुत बड़े बिजनेस एनालिस्ट हैं, हम तो जाहिल बैठे हुए हैं, वो ज़्यादा अक्लमंद है। जबकि अगर देखा जाए तो बड़े पॉजिटिव उसमें पूरे हफ्ते का मैंने आपको बताया कि कितना इजाफा हुआ हर दिन, मतलब लेकिन फिर भी जो है वो लोगों के ये रुझानात, बहुत लोगों को ना इंटेलेक्चुअल बनने का शौक है नहीं, लेकिन उनको मौका मिल गया 2 बजे के शो में बैठने का। क्या वजह, कोई मखसूस शेयर्स या इंटरनेट पे उनको लिखने का उनका जो हिसाब से वैसे पे लिखा हुआ इकॉनमी, तो वैसे ही इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हो तो इज्जत करता हूँ, डर गया वो इकॉनमी तो कोई हो गया बड़ी चीज़, मैं तो एक छोटा सा स्टूडेंट हूँ, मुझे कहाँ इतना पता है। तो अब उन्होंने ये बात लिख दी, उससे पहले यहाँ कोई बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल आके कह गए कि जनवरी में मार्केट तबाह हो जाएगी। मैंने कहा जनवरी में क़यामत आ जाएगा क्या? क़यामत आ गई तो मामला ही ख़त्म है, हु केयर्स अबाउट शेयर, तब तो हम आग से बचने की कोशिश में लग जाएंगे। तो बहरहाल इस तरह की फॉल्स इन्फॉर्मेशन कुछ डिलिबरेटली भी फैलाई जाती है। ये जो मार्केट के आप मूवमेंट देखते हैं ना इस तरह की, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कभी इफोरिया क्रिएट किया जाए, अरे सब अच्छा है, खरीदो खरीदो खरीदो, तो ये मार्केट धड़ ऊपर चली गई। यहाँ पे पहुँचने, अरे बेचो 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 बेचो, ये हो गया वो हो गया, फलाना इंटेलेक्चुअल ने कह दिया है कि मार्केट तो गिरेगी तो बेच दो, जनवरी में तो पाकिस्तान तबाह हो जाएगा, दुनिया भी तबाह हो जाएगी। तो ये जो इस तरह के सोशल मीडिया वगैरह पे आप देखेंगे कि इस तरह की भी जो चलाई जाती है वो भी एक मकसद से चलाई जाती है। इससे जो लोग ये जो ब्रोकर वगैरह होते हैं ना उनकी कमाई बहुत होती है इसमें, जितनी उतार चढ़ाव होगी उतनी सेल फ़रोख्त होगा तो उसमें बड़ा उनको फ़ायदा होता है। ये सारे बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट सबको समझते हुए आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। पहले आपको पूरी चीज़ों को समझ के आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको कोई फ़िक्र की बात नहीं है। ठीक है। अच्छा तारिक साहब, थोड़ा से बात कर लेते हैं फॉरेन रिजर्व्स की। उसमें काफ़ी कमी देखने में आई है, तकरीबन $230 मिलियन जो है वो कमी देखने में आई है। क्या समझते हैं, क्या फर्क पड़ेगा इसका? मैं समझता हूँ कम से कम 130 मिलियन तो यही है जो फॉरेन एक्सचेंज चला गया, फॉरेन इन्वेस्टर चला गया। तो बाकी 100 मिलियन इसका क्या कोई मनफी रुझान पड़ सकता है TSX वगैरह पे? नहीं, देखिए ये तो ये जैसे आपके बैंक में अकाउंट में कभी पैसा थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, आपने ज़्यादा खर्च कर दिया तो बैलेंस कम हो गया, फिर सैलरी आई तो फिर से बैलेंस इम्प्रूव हो गया। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अभी 150 मिलियन निकल गए मिसाल के तौर पे, हो सकता है अगले हफ्ते से वापस आना शुरू हो जाए, जिसके चांसेस हैं, तो फिर से वो बढ़ जाएगा। तो ये इट्स नॉट ए बिग इशू। और इसमें से मैं आपको बता रहा हूँ कि तकरीबन 150 तो ये स्टॉक मार्केट की वजह से है। अगर ये कमी ना होती तो शायद अभी कहा गया है कि द डिक्रीज इन SBP's रिजर्व वाज मेनली ड्यू टू द पेमेंट्स ऑन अकाउंट ऑफ एक्सटर्नल डेट सर्विसिंग। वैसे ही जब आपकी सैलरी आती है तो आप तो उस वक्त तो आप अमीर हो जाते हैं अकाउंट में, है सही। फिर जब आप चेक लिखना शुरू करते हैं, रेंट का, PTCL का बिल और इसका बिल और इलेक्ट्रिक का बिल, तो बैलेंस आपका कम होना शुरू हो जाता है। फिर जब सैलरी आती है फिर यहाँ से, तो ये जो पेमेंट्स हमें बहुत सारी लोन्स भी देने होते हैं, इंपोर्ट बिल भी देना पड़ता है, तो वो उसके लिए पेमेंट निकलती है और फिर जब पैसे आते हैं तो रिप्लेनिश हो जाता है। ठीक है तारिक साहब, आज के अगर टॉप गेनर्स की बात की जाए तो उन टॉप गेनर्स में मैं आपको बताऊं कि मुख्तलिफ़ कंपनीज़ तो शामिल हैं उसमें, लेकिन एक टॉप गेनर जिसका हवाले से बात की जा रही थी, बल्कि उससे कबल जो है वो एक अहम खबर है PIA के हवाले से। PIA कंक्लूड्स फाइनेंशियल फैसिलिटी ऑफ 130 मिलियन। जी, ये PIA की रजी ये खबर है कि PIA 2 होटल ओन करता था। एक रोजोवेल्ट है जो कि न्यूयॉर्क में है, उसकी कीमत आज होगी $1.5 बिलियन के करीब। एक सवाई होटल है जो फ्रांस में है, और ये इस वक्त पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ PIA। अभी जब गवर्नमेंट ने अभी नए मैनेजमेंट को दिया तो बड़े आसानी से वो दोनों होटल को इसमें से निकाल लिया।
अब ये कंपनी हो गई खोखली। एक कंपनी है जो एक बस कंपनी या एक रिक्शे वाले की तरह या एक टैक्सी वाले की तरह पैसेंजर इधर से उधर ले जाती है। बड़ा मुश्किल काम है, बहुत टफ कंपटीशन है। आजकल आपने सुना होगा उबेर वाले ने रिक्शा भी लॉन्च कर दिया है और कह रहा है 3 रुपये पर किलोमीटर। आप सोचें कि कितनी कम्पिटिटिव मार्केट है। ये बेचारे हमारे रिक्शे वाले वैसे ही कुछ नहीं चार्ज करते बेचारे, दूर दूर ले जाते हैं 250-100 में। तो ये सिंपल ट्रांसपोर्टेशन का काम है, ये कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, PIA से आपको खाना PIA को नहीं, आपको आप कहते हैं कि मुझे यहाँ से इस्लामाबाद पहुँचाओ, कितना पैसा लगा भाई? वो कहता है 18,000 लूँगा। आपने ब्लू वाले से पूछा, उसने कहा जी मैं 16 लेता हूँ। आपने दूसरे से पूछा, उसने कहा 15, आप 15 वाले पे बैठ गए। आपको यहाँ से वहाँ पहुँचना ही है ना। ठीक है, वो सलाम करेगा या नहीं करेगा, या बीच में नाश्ता देगा या डजंट मैटर। तो PIA इज़ इन अ वेरी टफ बिजनेस। और आपको पता है कि स्टिल इज़ ए गवर्नमेंट एंटिटी, और जब गवर्नमेंट एंटिटी तो क्या होता है, रजी साहब बने हुए मिनिस्टर। सही बात है। अरे मेरे पूरे ख़ानदान को भर लगाओ बड़े बड़े पोजीशन पे, 80,000, 90,000, 1.5 लाख। तो रजी साहब अपने 2,000 लोग भर के चले गए। यही तभी ये हाल होता है ना जो आज PIA का हाल है। अच्छा, वो ह्यूमन रिसोर्स, सर यहाँ पे तो 5 की गुंजाइश, खबरदार रखो 3 आदमी और 8 आदमी आगे। काम कितने का है? 5 का है। तो अभी PIA में सिचुएशन साहब ये सब मिलजुल के ये है। फिर यूनियन है, आप बड़े अच्छे MD आ गए, आपने कहा यार ये 8 में से 3 को निकालो, यूनियन आके खड़ा हो गया, अरे तुम्हारी मजाल है, तुम निकालेगा तो गोली मार देंगे हम। ठीक है तारिक साहब, यहाँ तो इसी टोटल पॉइंट को कॉस्ट बहुत बढ़ चुकी है इसकी, इसका सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। ये आप इसको इस तरह की इंजेक्शन दे के लाइफ सपोर्ट से नहीं चला सकते, ये वेस्ट हो जाएगा पैसा। ठीक है तारिक साहब, यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक, और नाजरीन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे टॉप वॉल्यूम लीडर्स ऑफ द मार्केट टुडे। थैंक यू। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में यहाँ बात करेंगे टॉप वॉल्यूम लीडर्स आज के कौन कौन से रहे। इसमें सब में टॉप पे जो देखने में आ रहा है वो आ रहा है एमटेक्स लिमिटेड, जिसमें 28.32 मिलियन शेयर्स का जो है वो कारोबार रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा दूसरे नंबर पे आम बात है मीडिया टाइम लिमिटेड, जिसका मिलियन शेयर्स जो हैं वो 23.37 मिलियन शेयर्स का कारोबार देखने में आया है। इसी वाले से बात करते हैं तारिक साहब से। तारिक साहब, टॉप वॉल्यूम लीडर में एमटेक्स लिमिटेड, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर मीडिया टाइम्स लिमिटेड, किस तरह देख रहे हैं? पहला जो एमटेक्स है उसकी बड़ी अच्छी कहानी है। एक छोटी सी टेक्सटाइल कंपनी है जिसके बारे में एक रिपोर्ट AKD ने शाया की। उस रिपोर्ट में कुछ ओवर स्टेट हो गया इसकी अर्निंग वगैरह। उस बुनियाद पे EOBI ने वो शेयर्स ख़रीद लिए। बाद में जब ये शेयर गिर गया तो EOBI ने FIA को कंप्लेन कर दिया कि जी हमें धोखा दिया गया AKD के रिपोर्ट की वजह से, और हमारे जानने वाले वो जो साहब हैं GM वगैरह 3-4 लोगों को पकड़ के ले गए। 3 महीने तक बेचारों को जेल में रखा, बाद में छोड़ दिया क्योंकि कुछ साबित नहीं हुआ। तो एमटेक्स एक छोटी सी टेक्सटाइल कंपनी है और इसकी कोई ख़ास वर्थ नहीं है। आप देख सकते हैं इसकी कीमत क्या है, 3 रुपीज़ 84 पैसा। कोई भी शेयर जो 10 रुपये से नीचे, आप समझ सकते हैं कि वो सिक इंडस्ट्री है, वो कोई अच्छी इंडस्ट्री नहीं हो सकती। अगर अच्छी होती तो 3 रुपये की क्यों होती, क्यों ना 30 रुपये की होती। तो ये शेयर बहुत ख़तरनाक शेयर है। और मैं आम लोगों से, आप जैसे सैलरीड लोग हैं जिनके पास ईमानदारी का पैसा है, जिसके पास बगैर उसका पैसा, उसके लिए कोई बात नहीं है, वो लगा दे 10-20 अरब रुपए इस पर, या तो वो 40 हो जाएगा या 0 हो जाएगा, उसके सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन आम आदमी को बिल्कुल ऐसे शेयर्स को टच ही नहीं करना चाहिए। ठीक है। अच्छा तारिक साहब, यहाँ थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। एक अहम बात है, स्टेट बैंक जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो कल जो है वो बताएगा अगले 2 महीने के हवाले से। क्या समझते हैं आप, इजाफा देख रहे हैं या कम? देखिए थोड़ी सी अपटीक तो आई है इसमें इन्फ्लेशन में, और दैट इज़ मेनली इन टर्म्स ऑफ फूड एंड रेंट, क्योंकि आबादी बढ़ रही है, घर कम है, किराए बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। कराची में इस वक्त रज़ी आलम हो गया है कि जो कच्ची आबादियाँ हैं, जिनमें पतली पतली गलियाँ होती हैं और ख़तरनाक इलाके भी होते हैं, वहाँ एक कमरा जो है 5-5 हज़ार का हो गया है। यही कमरे कुछ दिन पहले 1,500-2,000 के होते थे। तो रेंट तो बढ़ा। अच्छा, वहाँ जब बढ़ा तो जाहिर है पॉश एरिया में भी बढ़ेगा। ठीक है। अब छोटे छोटे घर 50-50 हज़ार में जा रहे हैं, तो वहाँ पे अपटीक आई है। अब फूड के आइटम में भी हम देखते हैं अपटीक,
और उसके जो मैं मेन वजह समझता हूँ कि इस मुल्क में इस वक्त चीनी जो पूरी दुनिया में 37 रुपये की बिक रही है, 80 रुपये की बिक रही है, आर्टिफिशियली मैनेज्ड है ये, थ्रू द हेल्प ऑफ TCP, थ्रू द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। अभी 60 रुपये से ऊपर बिक रही है पर केजी, मैं आपको बता रहा हूँ। 60 के ऊपर, 60 से ऊपर। अभी आप जाएं, आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, इंटरनेट पे जाएं, अली बाबा पे चले जाएं साइट पे, उसको कहें कि गिव मी द प्राइस ऑफ शुगर। तारिक साहब यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद मजीद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। लेट्स PSX आउटलाइन को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी जो कि कल जो है वो आने का जो है वो इम्कान है, और इस पॉलिसी के हवाले से जो अभी मॉनेटरिंग पॉलिसी रेट जो है वो है 5.75। इसी हवाले से बात करते हैं तारिक साहब से। तारिक साहब, इस वक्त 5.75% का जो रेट है वो मेनटेन किया जा रहा है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो पॉलिसी आ रही है उसमें भी सेम रेट ही रखा जाएगा। क्या समझते हैं, क्या वजह? मुख्तलिफ लोग अपनी अपनी राय देते हैं, कोई कहता बढ़ेगा, कोई कहता घटेगा, कोई कहता मेंटेन रहेगा, जैसे आपने ये एक ओपिनियन दी है। मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि आपकी प्रेडिक्शन क्या है, क्योंकि आपने देखा है कि इस आपकी PSX के हवाले से भी काफ़ी अच्छी प्रेडिक्शंस रही हैं। आपने कहा 50,000 की मार्केट थी और अभी 43 पे मौजूद है, आपने कहा उसमें भी इजाफा होता आ रहा है, तो इस हवाले से आपकी प्रेडिक्शन? देखिए, इसके बारे में मैं भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करता हूँ कि रहेगी, क्योंकि अभी थोड़ी सी अपटिक हाउसिंग, रेंट एंड फूड में देखा गया, लेकिन दूसरी तरफ और चीज़ों में गिरावट भी है, तो इतना सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है। एक महीने 2 महीने के फिगर के बेसिस पे आप पॉलिसी नहीं बदलते। लोअर रखने से गवर्नमेंट को बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि उसकी जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग बहुत कम हो जाती है। आजकल आपको पता है कि गवर्नमेंट ने बड़ी तादाद में बैंकों से बोरो किया हुआ है, तो और ये दूसरी बात ये कि लोअर इंटरेस्ट रेट मीन्स कि बिजनेसमैन भी जब बोरो करता है तो अच्छे रेट पे उसको कम रेट पे मिलता है, तो दैट इज़ ऑल्सो यूज़फुल फॉर द बिजनेस। स्टॉक मार्केट की अगर बात की जाए तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो स्टॉक मार्केट गिर जाती है, क्योंकि कंपटीशन होता है कि आप यहाँ अपने स्टॉक में आपने लगाया हुआ, आपको लोगों ने बताया, तारिक खान ने बताया या कि 20% मिलेगा, और अगर आप डिपॉजिट में रख रहे हैं तो आपको 4% मिलेगा। अगर वो 4% से बढ़ के 4.5 होता है तो आप हो सकता है थिंक करें कि चलो यार मैं 4.5 श्योर ले लूँ, ना कि ये 20 के चक्कर में हो सकता है मुझे लॉस ही हो जाए। स्टॉक पे तो हो सकता है ना, शॉर्ट टर्म में तो होता है, तो इस लिहाज से भी अच्छा है कि ये ना बदले। ठीक है। अच्छा तारिक साहब, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा CPEC के बाद जो है वो हमने देखने में आ रहा है, ये खबरें आई हैं कि चाइना मज़ीद जो है वो इन्वेस्ट करने को तैयार हो गया है, और अभी तक जो खबर आई है उसके मुताबिक है $8.5 बिलियन जो है वो मज़ीद इन्वेस्ट करेगा। तो अगर ओवरऑल 46 बिलियन CPEC के हवाले से देखा जाए तो अब ये जो पहुँच जाएगा 54 बिलियन के करीब। जी, ऐसा है कि चाइना के पास इस वक्त तकरीबन $3,000 बिलियन पड़े हुए हैं, और उसको समझ में नहीं आता इसको रखें कहाँ, क्योंकि अमेरिका में रखा हुआ है, ज़्यादातर अमेरिका ही सबसे बड़ी मार्केट है। वहाँ इंटरेस्ट रेट जो बॉन्ड पे आ गया है वो हो गया 0.25% ना होने के बराबर। ठीक है, तो वो उसको तलाश है कि मैं अपने पैसे को कहाँ लगाऊँ। तो पाकिस्तान में उससे ज़्यादा मिलेगा, यहाँ 5.5% मिलेगा उसको। ठीक है, यानी जो वहाँ मिलेगा उससे 11 गुना ज़्यादा। और जो लोग समझ रहे हैं कि ये 40 या 53 बिलियन गिफ्ट आपको आ रहा है, बिल्कुल आपकी गलतफहमी है। इसमें से थोड़े से पैसे जो ग्वादर पोर्ट पे या और कुछ रोड पे लगा रहा है वो तो लगा रहा है अपनी तरफ से, बाकी सारा कर्जा है। आपके कर्जे में इतना ही इजाफा होने वाला है, बहुत ज़्यादा खुश होने की बात नहीं है। ये कर्जा आप अमेरिका से भी ले सकते थे, ये कर्जा आप दुनिया के बैंकों से भी ले सकते थे, लेकिन ये बड़े आसानी से कर्जा दे रहा है इसलिए कि इसके पास इतना पैसा है। तो इसने एक बात सोची कि पुराने क्यों ना इसको हम ऐसी जगह पे लगा दें जिससे हमें सूद भी अच्छा मिल जाए और हमें और भी बड़े फ़ायदे हो जाए, हमारी वाह भी हो जाए। तो ये जो CPEC का जो रूट है जो कि बहुत छोटा सा है, काशगढ़ टू ग्वादर, ठीक, वो बहुत छोटा सा रूट है। उसने और बहुत बड़े बड़े रोड बनाने का फ़ैसला किया है, पुराना सिल्क रूट जिसको कहते हैं ना। ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए कि उसने एक रोड बनाया, एक रेलवे बनाई है जो कि चाइना से तेहरान पहुँच चुकी है, यहाँ तो अभी भी पहुँची है ना। रेल लाइन बिछाना तो ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसी तरह वो और लाइंस को ले जा रहा है यूरोप तक, उधर और जगह पे बर्मा की तरफ भी उतारने की कोशिश कर रहा है। तो बहुत सारी जगह वो फैला रहा है, और वो समझता है कि ये इससे डबल उसको फ़ायदे हैं कि एक तो उसका पैसा भी लग गया, दूसरी उसकी चीज़ें भी इस्तेमाल होगी, उसकी कंपनियां भी इन प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगी, और ये जो 3,000 है उसका वो समझता है कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट। करीब करीब के मुल्क हैं, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि उसको कह दे कि हम नहीं देंगे। मज़ीद भी इजाफा हो सकता है, आसानी से हो सकता है,
आप कहें उसको कि और 150 लगा दो तो लगा देगा। तो एंड ऑफ द डे कुछ ना कुछ फ़ायदा तो पाकिस्तान को भी होगा। पाकिस्तान को तो फ़ायदा होगा ही, जाहिर है, मगर आप जिस ये समझ के अगर आप ये ले रहे हैं पैसे कि आपको फ्री दे रहा है, तो ये आपकी गलतफहमी है। अदरवाइज़ बहुत फ़ायदा है। अभी मैंने जो इसकी 2-3 चीज़ें देखी हैं जब काफ़ी इम्प्रेस्ड हुआ। एक तो कराची के करीब तकरीबन 660 मेगावाट के न्यूक्लियर प्लांट लगा रहा है। उसी की कंपनियां काम कर रही हैं, वही इंजीनियरिंग भी कर रही हैं, वो कमा भी रही हैं, उससे उधर से भी कमा रही हैं और पैसा लगा के भी कमा रही हैं। इसी तरह ये पोर्ट कासिम में 2 आपको बड़े बड़े आजकल चिमनीज़ नज़र आती हैं ऐसी गोल, वो भी चाइना फाइनेंस कर रहा है और उसमें भी 300 मेगावाट के पावर है, कोल से वो चलेगा। आप बताइए कि सीपेक जिसको आप लोग समझते हैं, सीपेक काशगढ़ से चला रोड और चला गया ग्वादर, उसका इन प्रोजेक्ट से क्या ताल्लुक़ है? कोई ताल्लुक़ है? कुछ भी नहीं। ये तो यहाँ है। ठीक है, मगर ये एज ए फाइनेंसिंग इट्स ए गुड आइडिया, और पाकिस्तान को बिजली की ज़रूरत है तो वो लगा रहे हैं। इसी तरह कोई साहिवाल में बहुत बड़ा प्लांट लग रहा है, कोयले से बचे। साहिवाल के प्लांट से सीपेक का क्या ताल्लुक़ है? ठीक है, लेकिन चलें कुछ ना कुछ तो पाकिस्तान को फ़ायदा होना ही है। कर्जा लेके तो आप भी बहुत अय्याशी कर सकते हैं। आप ऐसा करें, अभी कंपनी से 2 लाख रुपए का कर्जा ले जाके एंजॉय करके आ जाए। चलें ठीक है, जब वापस देना होगा ना, नहीं सुनिए, फिर जब आपको वापस करना पड़ेगा ना 2 लाख, तब पता चलेगा। ठीक है, ताकि सब प्रोग्राम का ख़त्म हो गया है। नाज़रीन, PSX से इतना ही। अब आप पीर को देख सकें PSX हॉटलाइन, इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की मईशत तरक्की करे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।